हिंदी डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत बना रहा है अमेरिका के B-21 से एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट। जोरावर लाइट टैंक इस वर्ष तैयार हो जाएगा यूजर ट्रायल्स के लिए। भारत के फोर्सेस के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जारी करी RFP। और लद्दाख में भारत ने कंडक्ट किए आकाश प्राइम मिसाइल के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत भी अपने खुद के बॉम्बर प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो कि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। और इस परियोजना को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में ULRA तो इसका नाम दिया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जैसा कि भी हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी बॉम्बर प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को हर किसी ने देखा था। और जिस तरह से अमेरिका के पास B-2 स्प्लिट है और आगे चलकर इसकी जगह लेगा B-21 रेडर, तो उसी तरह से चीन भी अपने H-20 प्लेटफॉर्म के साथ इस कैपेबिलिटी को मजबूत करने पर काम कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स की सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हमारे जो न्यूक्लियर ट्राइड है तो वो लैंड और सी दोनों को ही कवर करती है, लेकिन हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है जिसकी मदद से हम आसमान से कहीं पर भी स्ट्राइक करने में सक्षम हो। और इसी कैपेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए DRDO रशिया के Tu-160 ब्लैक जैक सुपरसोनिक बॉम्बर को एक रीजनल मॉडल के तौर पर देखती है। और हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है तो उन सभी चीज़ों को अडेप्ट करने पर काम किया जा रहा है। और भारत का जो अपना खुद का बॉम्बर प्लेटफॉर्म है तो वो स्विंग विंग डिज़ाइन के साथ आ सकता है, जिससे फ्लाइट के दौरान फ्यूल को सेव करने के लिए जो विंग्स हैं वो अपने शेप को भी चेंज कर सकें और लंबी दूरी को कवर करते समय अपनी स्पीड को और भी एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल कर सकें। और भारत को जिस तरह के बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट है तो उनकी जो रेंज है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बिना रिफ्यूलिंग के वो US, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तक भी पहुँच सकें। बाकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार डॉजिंग फीचर्स, ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम्स तो ये तो खैर इसका मेन पार्ट रहेंगे ही। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुश्मन की नज़र में भी ना आए और वो काफ़ी लंबी दूरी तक टारगेट पर स्ट्राइक करने में सक्षम हो। बाकी भारत का जो बॉम्बर प्लेटफॉर्म है उसमें मुख्य रूप से ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स रह सकती हैं, और जबकि DRDO ऑफिसर्स अग्नि 1P जैसे शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक वेपन्स की भी उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा लेज़र बॉम्ब्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स तो ये भी भारत के बॉम्बर प्लेटफॉर्म के फाइनल पेलोड का हिस्सा बन सकते हैं। अब रही बात यह कि इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने की टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए रशिया और फ्रांस के साथ बातचीत बिल्कुल ओपन है। और इस पूरे प्लेटफॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक रहेगा उसका इंजन। और रक्षा मंत्रालय उम्मीद कर रही है कि भारत के बॉम्बर प्लेटफॉर्म का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2032 से लेकर 2035 के बीच में उड़ान भरेगा। हालांकि इसके डिज़ाइन के जो कार्य है वो अभी भी अर्ली स्टेज में ही है। बाकी डमी मॉडल्स और इनिशियल रिसर्च को शुरू कर दिया गया है और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब भारत तैयार रहना चाहता है किसी भी समय और किसी भी जगह के लिए। और भारत के बॉम्बर का जिस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है तो वो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ के मामले में अमेरिका के B-21 रेडर को भी पीछे कर देगा। आज नई दिल्ली में UAV और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के स्वदेशीकरण को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना था कि हम आज के वॉरफेयर को आउटडेटेड सिस्टम्स के साथ नहीं जीत सकते हैं। हमें उनको जीतने के लिए और उनको लड़ने के लिए कल की यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज पर से अपनी निर्भरता को कम करना है, क्योंकि ये हमारी तैयारियों को कमज़ोर करती है। और इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस देते हुए उनका ये कहना था कि 10 मई को पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस दोनों ही डिप्लॉय किए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर ड्रोन्स को हमने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिया था और एक भी UAV भारत के किसी भी मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट्स ने हमको ये दिखाया है कि जो ड्रोन्स हैं ये किस तरह से सामरिक संतुलन को बेतहाशा तरीके से बदल सकते हैं। और उनका इस्तेमाल सिर्फ एक अब संभावना नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई बन चुका है जिसका हम पहले से ही सामना कर रहे हैं। और उभरते हुए एरियल थ्रेट्स को इफेक्टिव तरीके से टैकल करने के लिए CDS ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों ही तरह के काउंटर मेजर्स पर फोकस करने के लिए कहा है। और जो क्रिटिकल ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं तो महत्वपूर्ण तरीके से उनके स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया गया है। और उनका कहना था कि जो वॉरफेयर है वो एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और ये पूरी तरह से एक थर्ड रेवोल्यूशन है, जिसमें डेटा, AI, मशीन लर्निंग, अनमैन्ड सिस्टम्स तो ये ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इसलिए उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल कन्वेंशनल फोर्स के माध्यम से अब डिफाइन नहीं होते हैं, बल्कि वो इस बात से भी डिफाइन होते हैं कि कितना बेहतरीन डेटा और टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल करी है। और अब भविष्य के जो युद्ध होंगे तो वो बड़े हथियारों से नहीं बल्कि छोटे हथियारों से लड़े जाएंगे। बाकी उनका ये कहना था कि रेवोल्यूशनरी चेंज आइस एज की तरह है, लोगों को उसे अडेप्ट करना सीखना होगा और जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इस बदलते हुए दौर में हमें इनोवेशन और इमेजिनेशन की ज़रूरत है।
इंडियन आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए न्यू जनरेशन के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को जारी किया है, जिसके तहत 100 लॉन्चर्स, 100 नाइट विजन साइट्स, 48 मिसाइल्स और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन तो इनको खरीदा जाएगा। और ये सारी खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही की जानी है। बाकी इनकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज 6000 मीटर से ज़्यादा रहेगी, मिनिमम रेंज 500 मीटर्स तक रहेगी और इन्हें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAVs तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आएंगे। बाकी इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन्हेंस्ड रेंज के साथ लो लेवल लाइट वेट रडार्स की खरीद के लिए भी RFI जारी करी है, जिसमें 3D AES रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स, कंट्रोल स्टेशन, टारगेट डेजिग्नेशन सिस्टम, इंटीग्रल पावर सप्लाई सिस्टम और व्हीकल शामिल रहेंगे। इसकी जो 3D AES रडार है तो वो व्हीकल के हॉल्ट के समय सर्च एंड ट्रैक फंक्शंस को करने में सक्षम होगी। इसका जो पैसिव RF डिटेक्शन सिस्टम होगा तो वो लो RCS के इंडिविजुअल UAV या फिर स्वार्म कॉन्फ़िगरेशंस में भी उन UAVs को डिटेक्ट करने में सक्षम होगी और इस पूरे रडार सिस्टम को 4x4 के लाइट व्हीकल पर माउंट किया जाएगा, जो कि भारत के फोर्सेस के सर्विस में पहले से मौजूद एयर डिफेंस और अन्य काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम वेपन सिस्टम्स के साथ भी काम कर सकेगी और स्वतंत्र रूप से भी इसे डिप्लॉय किया जा सकेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि द ग्रिड पर F-35 को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो अपलोड की गई है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में DRDO के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है पिनाका रॉकेट्स का जो गाइडेड वर्जन है उसने अपने ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और जबकि इसके और भी अलग अलग वर्जन्स पर काम चल रहा है। और वहीं जो आकाश मिसाइल का न्यू जनरेशन वेरिएंट है यानी कि आकाश NG तो वो भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो DRDO है वो भारत के व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म यानी कि वेब के अलग अलग वेरिएंट्स पर भी काम कर रही है, जो कि इसी वर्ष में देखने को मिलेंगे, जिसमें उनकी फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन इन सभी को बढ़ाया जाएगा। और उनका यह भी कहना था कि जो जोरावर लाइट टैंक है तो वो भी इस वर्ष अपने यूज़र ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें सोशल मीडिया पर प्रो पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा एक नया तरह का प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह की एक डिजिटली मैनिपुलेटेड वीडियो को वायरल किया जा रहा है और उस फेक वीडियो के माध्यम से फेक क्लेम किया जा रहा है कि कैसे भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल ने चाइनीज़ मिसाइल्स के द्वारा भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉस को स्वीकार किया है। तो आपको स्पष्ट करते कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है तो पूरी तरह से फर्जी है, उसको डिजिटली मैनिपुलेट किया गया है, जबकि वो ओरिजिनल वीडियो FICCI द्वारा कंडक्ट किए गए हाल ही के एक इवेंट की है और उस इवेंट में आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ने इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आज बुधवार को भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और इस दौरान आकाश मिसाइल को 15,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया गया था। और ऑफिशियल्स का कहना है कि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन के दुर्लभ वातावरण में भी इस आकाश मिसाइल ने फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स के खिलाफ 2 डायरेक्ट हिट्स को अचीव किया था। और आपको बता दें कि जो आकाश प्राइम है तो उसे इम्प्रूव्ड सीकर के साथ इक्विप्ड किया गया है, जिसकी मदद से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी बेहद ही सटीकता के साथ टारगेट को इंगेज कर सकती है। बाकी भारत का स्वदेशी आकाश सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को साबित भी कर चुका है और अब लद्दाख में इसके हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट करना तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान को इसकी कैपेबिलिटी दिखाने के बाद अब बारी है चीन को इसकी कैपेबिलिटी दिखाने की। और ऑफिशियल से कहना है कि जो आकाश मिसाइल्स की 3री और 4थी रेजिमेंट होंगी तो उन्हें आकाश मिसाइल के प्राइम वाले वेरिएंट के साथ ही बनाया जाएगा। और आकाश प्राइम का जो स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है तो ये इसे 360 डिग्री की इंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रदान करता है और इसे मुख्य रूप से लो टेम्परेचर और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बाकी इसकी रेंज भी 30 किलोमीटर है और फ्लाइट सीलिंग है 18 किलोमीटर और इसको बनाने में 82% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है, जो कि आगे चलकर 93% तक और बढ़ जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन खुखरी के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार कृष्ण कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2024 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन खुखरी कब और कहां लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।